Hi everyone, how are you all? Today we will start the chapter number 6 of class 11 Thermodynamics. It is also very important chapter and also it is very easy. First of all, we will discuss why we have to read the thermodynamics and what is the benefit of that. First studying is introduction, the branch of science which deals with the study of different forms of energy. ये बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर आप डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को स्टडी करोगे. देयर क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन देम इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स. इस ब्रांच में हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को स्टडी करते हैं और उनके क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं. क्वांटिटेटिव मतलब होता है क्वांटिटी वाइज, मीन्स एक चीज़ की क्वांटिटी आपके पास है तो दूसरी चीज़ की क्वांटिटी कितनी होगी, यू कैन टेल अबाउट दैट. सेकेंड इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स. क्या क्या बेनिफिट्स होंगे इसके पढ़ने के. नंबर वन, इट हेल्प्स अस टू प्रेडिक्ट वेदर द गिवन केमिकल रिएक्शन विल टेक्स प्लेस और नॉट. देखो बहुत सारे प्रोसेस से अभी तक ये तो पता चल रहा है जो रिएक्शन हो रही है फास्ट होगी या स्लो होगी, जो भी कुछ है वॉट एवर, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल रहा है कि रिएक्शन विल टेक्स प्लेस और नॉट. नंबर टू, इट ऑल्सो हेल्प्स अस इन प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बिफोर इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड. इक्विलिब्रियम होने से पहले पहले रिएक्शन कितनी हो चुकी है इस बारे में भी कोई आइडिया नहीं मिलता. तो इस ब्रांच को स्टडी करने से आप उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि बिफोर इक्विलिब्रियम हाउ मच पार्ट ऑफ द रिएक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड और हाउ मच द प्रोडक्ट्स हैव बीन फॉर्म्ड. नाउ द लिमिटेशंस ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स. किन किन फैक्टर्स पे ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स काम करेगा, कहाँ पर लिमिटेशंस आ जाएंगी. नंबर वन, इट डज़ नॉट टेल्स अबाउट द रेट ऑफ द रिएक्शन. ये रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हमें नहीं बताएगा कि कोई रिएक्शन हो रही है तो कितने रेट से हो रही है. इट इज़ द फास्ट रिएक्शन और इट इज़ द स्लो रिएक्शन. क्लियर. नंबर टू, इट डील्स विद द इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट ऑफ द प्रोसेस एंड डज नॉट टेल्स अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन. ये सिर्फ प्रोसेस के इनिशियल और फाइनल स्टेट को बताता है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन को नहीं बताएगा कि वो कैसे हो रहा है. नेक्स्ट मेजर हेडिंग इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट और टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. हम कुछ बेसिक टर्म्स हैं इस चैप्टर में. डेफिनेशंस काफ़ी सारी हैं बिकॉज बिल्कुल न्यू चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ है ये, तो इसका किसी से भी कोई रिलेशन नहीं है. जिसने स्टूडेंट ने पिछला कोई चैप्टर नहीं भी पढ़ा हुआ है, फोर्थ फिफ्थ, तो वो भी इसको अच्छे से पढ़ सकता है. फर्स्ट हेडिंग इज सिस्टम. द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन इज नोन एज द सिस्टम. यूनिवर्स का वो पार्ट जिसको हम अंडर इन्वेस्टिगेशन रखते हैं, मींस प्रेशर का क्या इफेक्ट हो रहा है, टेम्परेचर का, वॉल्यूम का, दैट इज नोन एज द सिस्टम. Second part is surrounding. The part of the universe which is not under investigation or the remaining part of the universe excluding the system is called as the surroundings. आपको अभी हमने जैसे सिस्टम बताया, सिस्टम वो पार्ट होता है जो हमारी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जिसमें मीन्स प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम का इफेक्ट हम देखते हैं, रिएक्शन होगी या नहीं होगी या उस पर प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम का क्या इफेक्ट है. इसी तरह से सराउंडिंग वो पार्ट है जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में नहीं है, विच इज़ नॉट अंडर इन्वेस्टिगेशन, मीन्स उसके अलावा, सिस्टम के अलावा. अब टोटल यूनिवर्स है तो उसमें हम दो चीज़ें बोल सकते हैं, सिस्टम एंड सराउंडिंग. सिस्टम वो पार्ट है जो हमने इन्वेस्टिगेशन में लिया हुआ है, सराउंडिंग वो पार्ट है जो सिस्टम जो हमने इन्वेस्टिगेशन में नहीं काउंट किया या अदर देन द सिस्टम है. टाइप्स ऑफ द सिस्टम, इट मे बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स. कुछ टाइप्स होते हैं इसके. नंबर वन, इट इज़ द ओपन सिस्टम. ओपन सिस्टम में क्या होता है, जस्ट अ मिनट. ओपन सिस्टम, द सिस्टम विच कैन एक्सचेंज बोथ मैटर एंड एनर्जी विद द सराउंडिंग. ये वो पार्ट होता है जिसमें मैटर को और एनर्जी को विद द सराउंडिंग वो एक्सचेंज कर सकता है. ऐसा कोई भी सिस्टम ओपन सिस्टम कहलाता है. नंबर टू इज द क्लोज सिस्टम. द सिस्टम विच कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी विद द सराउंडिंग बट नॉट मास. इसमें सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है, मास एक्सचेंज नहीं हो सकता विद द सराउंडिंग, इज नोन एज द क्लोज्ड सिस्टम. Third is isolated system. The system which can neither exchange matter nor energy with the surrounding is known as the isolated system. अब तीनों सिस्टम के एग्जाम्पल आप बिल्कुल एक कॉमन एग्जाम्पल से समझिए. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ए कप ऑफ टी विदाउट लिड, देन इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द ओपन सिस्टम, बिकॉज उसमें से वाटर जो वेपर्स हैं वो भी सराउंडिंग में जा सकती हैं और वो ठंडी भी हो सकती है. इट मीन्स उसकी एनर्जी भी सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो रही है. दैट इज़ द ओपन सिस्टम. अब सपोज करो मैं उसी वन कप टी को विद लिड रखता हूँ, कवर करके रख देता हूँ, देन इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द क्लोज सिस्टम. दैट इट बिकॉज इट कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी.
विद द सराउंडिंग बट नॉट मास। वाटर वेपर सराउंडिंग में नहीं जाएंगे, बट जो एनर्जी है वो अभी भी जा सकती है सराउंडिंग में। मीन्स मेरी जो 1 कप टी है दैट विल बिकम कोल्ड, therefore it is the example of closed system. Now third is the isolated system. Suppose वही 1 कप टी है, मैं उसको थर्मस बोतल में रखता हूँ, then it is an example of the isolated system. अब उसमें से ना तो मैटर ना ही एनर्जी कुछ भी एक्सचेंज नहीं होगी, मेरी जो टी है वो ठंडी भी नहीं होगी और उसमें से वाटर वेपर्स वगैरह कुछ भी बाहर नहीं ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट इज द state of the system and the state variables. The state of the system means condition of the system. State से मतलब हमारा क्या मतलब है, condition of the system, which is described in terms of observable properties, जिसको हम कुछ observable property से measure करते हैं, means pressure, volume, temperature, ये सब आपकी observable properties हैं। These variables are also known as the state variables. इन variables को हम क्या बोलते हैं, state variables. Second is the state function. A physical quantity is said to be the state function because its value depends only upon initial state and final state of the system and does not depend upon the path by which it has been achieved. और ये पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं, बस एक सिस्टम से एक स्टेट से दूसरी स्टेट चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है बस इस बात पे डिपेंड करता है, कैसे चेंज हुआ है, पाथ क्या रहा, इट डजंट डिपेंड अपॉन इट। नेक्स्ट इज द मैक्रोस्कोपिक सिस्टम. If a system contains large number of the chemical species, that is atoms, ions or molecules, then it is called as the macroscopic system. जैसे नाम से ही क्लियर है, macro means large. Then their properties are known as the macroscopic properties. इस चैप्टर में सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि इसमें बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, आपको लगेगा शुरुआत में कि पता नहीं क्या क्या टर्म्स आ गई, लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट ये है इसका चैप्टर का किसी चैप्टर से कोई लिंक नहीं है, आपने पिछला लर्न करा है नहीं पढ़ा है तो भी आप इसको आराम से कर सकते हैं। Next is the it may be of two types. Number one, extensive properties, the properties of the system which depends upon quantity of the substance present in it. दो तरह की प्रॉपर्टीज होती है हमारी मैक्रोस्कोपिक भी, एक्सटेंसिव आएगी, एक दूसरा आएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं जो डिपेंड करता है कि क्वांटिटी सब्सटेंस की हमने कितनी ली हुई है, क्या लिया हुआ है सब्सटेंस, इससे कोई मतलब नहीं। जैसे मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी एटसेट्रा। ये जो लास्ट की 3-4 टर्म्स हैं इस चैप्टर में 1 बाई 1 आएंगी, डोंट बी पैनिक। अब सपोज मास को मैं क्लियर करता हूँ, मास इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे फॉर एग्जांपल मास किसी का भी सब्सटेंस का 1 kg हो सकता है, 1 kg आप शुगर ले सकते हैं, 1 kg राइस ले सकते हैं, 1 kg दाल ले सकते हैं कोई भी, तो उसका सबका मास 1 kg होगा, लेकिन क्वांटिटी 1 kg है, लेकिन नेचर सबका अलग अलग है, देयरफॉर इट इज़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नंबर 2 इज़ द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, the properties of the system which depends upon nature of the substance and independent of the amount of substance in the system. जो इस बात पर डिपेंड करती है नेचर क्या है सब्सटेंस का, क्या लिया हुआ है आपने, कितना लिया हुआ है, इससे मैटर नहीं करता है। फॉर एग्जांपल प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी। अब जो प्रेशर है या टेम्परेचर है वो आपके इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे गैस है, गैस यदि आपका पूरा सिलेंडर भरा हुआ है तो भी प्रेशर उसका लार्ज रहता है, कम हो जाता है तो भी लार्ज रहता है। टेम्परेचर की हम बात करें, सपोज करो आपके पास एक छोटा सा आइस क्यूब है, देन द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, और आपके पास पूरा एक बड़ा बाउल भर के आइस है तो भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा। देयरफॉर इट इज़ द इंटेंसिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। क्या सब्सटेंस है, कितना है, इससे मतलब नहीं है, क्या है उस पर डिपेंड करता है। डेंसिटी है, विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी कहते हैं एक तरह से थिकनेस को, लिक्विड के थिकनेस, यदि वो थिकनेस ज़्यादा है तो उसकी विस्कोसिटी हम बोल देते हैं ज़्यादा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, विस्कोसिटी थोड़ी रिपीट हो गया मुझसे। सरफेस टेंशन, कंसंट्रेशन, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये सब आपके इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे टेम्परेचर हमने कहा तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब आपके इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं। टेम्परेचर के हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट, सपोज वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है तो वो 100 ही रहेगा, चाहे आपके पास वाटर की क्वांटिटी कम है या ज़्यादा है। मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट की हम बात करें, वाटर का जैसे फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री होता है तो 0 ही रहेगा, और अबव 0 पे वो मेल्ट हो जाता है तो मेल्टिंग पॉइंट अबव 0 है, वो सब वही रहेगा चाहे भले क्वान्टिटी कितनी भी हो। इस चीज़ को एक डायग्राम के थ्रू समझिए, मैंने एक डायग्राम यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। इन दिस डायग्राम यू कैन सी देयर इज़ ए वॉल्यूम V एंड टेम्परेचर T। मेरे पास कोई सिस्टम है, उसका वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है, मैं उसको डिवाइड कर देता हूँ 2 पार्ट्स में, बीच में कोई मैंने स्लिट लगा दी, पार्टीशन कर दिया, वॉल्यूम बिकम्स हाफ बट टेम्परेचर रिमेन्स सेम, देयरफॉर टेम्परेचर इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी बट वॉल्यूम इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी।
Next is the heading thermodynamic equilibrium. A system is said to be thermodynamic equilibrium if the observable properties of the system like pressure, temperature does not change with time. आपको यदि कोई सिस्टम ऐसा हो जिसमें आपको लगे भाई प्रेशर टेम्परेचर तो चेंज ही नहीं हो रहा है विद द चेंज इन टेम्परेचर, देन इट इज नोन एज द थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या क्या हो सकते हैं? प्रोसेस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज सेड टू अकर व्हेन द सिस्टम चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। यदि कोई सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज करता है तो वो कहलाता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। कुछ टाइप्स हैं इसके भी, इट मे बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। नंबर 1 आइसोथर्मल प्रोसेस। जब भी आपको मैंने बताया था पहले भी, आइसो होता है तो आइसो मीन्स होता है सेम, थर्मल मीन्स होता है टेम्परेचर। द प्रोसेस विच इज कैरिड आउट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज द आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो मीन्स सेम, थर्मल मीन्स टेम्परेचर, and for this process you can say that delta T will be 0. Next is adiabatic process. The process which is carried out in such a manner that no heat can flow from the system to surrounding or vice versa. ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसमें टोटल हीट सेम रहती है, no heat can flow from the system to surrounding or surrounding to system, then the process is known as the adiabatic process, and for this process delta Q is equal to 0. नंबर 3 इज आइसोकोरिक। कोर कहते हैं वॉल्यूम, आइसो मीन्स सेम, कोर मीन्स वॉल्यूम। द प्रोसेस विच इज कैरिड आउट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ऐसा प्रोसेस जिसमें कॉन्स्टेंट वॉल्यूम रखा है आपने इज नोन एज द आइसोकोरिक प्रोसेस। फॉर दिस प्रोसेस डेल्टा वी इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट इज द आइसोबारिक प्रोसेस। द प्रोसेस विच इज कैरिड आउट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज नोन एज द आइसोबारिक प्रोसेस। फॉर दिस प्रोसेस डेल्टा पी इज इक्वल टू 0. बार होती है प्रेशर की यूनिट, आइसो मीन्स सेम, प्रेशर मीन्स, बार मीन्स प्रेशर। ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा या सेम रहेगा, दैट प्रोसेस इज नोन एज द आइसोबारिक प्रोसेस। नेक्स्ट इज द डिफरेंट टाइप इज रिवर्सिबल प्रोसेस। द प्रोसेस विच इज कैरिड आउट इनफाइनाइटली स्लोली, मीन्स बहुत धीरे धीरे हम उस प्रोसेस को करवा रहे हैं, एंड द डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस कैन बी रिवर्स एट एनी टाइम एट एनी इंस्टेंट इज नोन एज द रिवर्सिबल प्रोसेस। वो प्रोसेस जो बहुत ही धीरे धीरे हो रहा है और डायरेक्शन प्रोसेस की किसी भी टाइम किसी भी इंस्टेंट आप चाहो तो रिवर्स कर सकते हो, इज नोन एज द रिवर्सिबल प्रोसेस। सिमिलरली नेक्स्ट टॉपिक इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। द प्रोसेस विच इज़ नॉट कैरिड आउट इनफाइनाइटली स्लोली। जो प्रोसेस धीरे धीरे नहीं किया जाता है बट इट इज़ कैरिड आउट रैपिडली, जिसको हम रैपिडली करते हैं, सच दैट द सक्सेसिव स्टेप ऑफ द डायरेक्ट प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड एट एनी इंस्टेंट इज नोन एज द इरिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। इन दोनों का डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ भी है, अच्छी तरह से आप इसको कीजिए। नंबर 1 द प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट इनफाइनाइटली स्लोली। ये प्रोसेस बहुत धीरे धीरे करते हैं, जबकि ये क्या करते हैं, धीरे धीरे नहीं करते हैं, इट इज़ कैरिड आउट रैपिडली। नंबर 2 एट एनी स्टेज ड्यूरिंग द प्रोसेस इक्विलिब्रियम इज नॉट डिस्टर्ब। देखने में लगेगा रिवर्सिबल में हमेशा हर स्टेप पे इक्विलिब्रियम बना हुआ है, मेंटेन है, बट इन द इरिवर्सिबल प्रोसेस इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस। आप कह सकते हैं स्टार्टिंग में हो सकता है, लास्ट में हो सकता है, इन बिटवीन द प्रोसेस नहीं रहता है। नंबर 3 इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन। इसमें प्रोसेस में इनफाइनाइट टाइम लगता है, धीरे धीरे हो रहा है, बहुत टाइम लगेगा, पता ही नहीं कितना लगेगा, देयरफॉर इट टेक्स द यू कैन से दैट इनफाइनाइट टाइम। नंबर 3 इट टेक्स फाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन। इसमें बहुत सारा लार्ज टाइम लग सकता है। फोर्थ पॉइंट इट इज़ द ओनली इमेजनरी प्रोसेस एंड कैन नॉट बी अचीव्ड इन एक्चुअल प्रोसेस। ये प्रोसेस बहुत धीरे धीरे होता है, इसलिए लगता है कि इमेजनरी प्रोसेस है, एक्चुअल में तो ये हो भी नहीं रहा। एंड इरिवर्सिबल साइड दिस प्रोसेस एक्चुअली अकर्स इन प्रोसेस। देखा जाए तो एक्चुअल में इरिवर्सिबल प्रोसेस ही होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज द इंटरनल एनर्जी। सिंबल इज कैपिटल U और E। द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल एनर्जी जितनी सिस्टम की होती है इज कॉल्ड एज द इंटरनल एनर्जी। इट इज़ द सम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एनर्जी एसोसिएटेड विद एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सब तरह की एनर्जी हो सकती है, लाइक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल बॉन्ड एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। इन सारी एनर्जीज़ का जो सम होता है दैट इज कॉल्ड एज द इंटरनल एनर्जी। सीधा सीधा आप कह सकते हैं एक सिस्टम के अंदर जितनी भी टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी हो सकती है दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। कैपिटल U इज इक्वल टू EE प्लस EN प्लस EC प्लस EP प्लस EK। मीन्स EE मतलब इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, EC मतलब केमिकल बॉन्ड एनर्जी, EP मीन्स पोटेंशियल एनर्जी, EN मतलब न्यूक्लियर एनर्जी, EK इज द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी may be further divided into 3 categories
Number one, rotational energy. Number two, translational energy. And third is the vibrational energy. कोई चीज़ के अंदर काइनेटिक एनर्जी है तो इट मीन्स वो रोटेशन भी कर सकती है, ट्रांसलेशन भी कर सकती है और वाइब्रेशन भी कर सकती है। रोटेशन मतलब जैसे एक टॉप रोटेट करता है अपनी पोजीशन पे, उसकी रोटेशनल एनर्जी होती है। कोई थिंग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करती है तो ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है। और कोई चीज़ बस हल्के से ऐसे वाइब्रेट कर रही है तो उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। तो वो सब काइनेटिक एनर्जी के ही पार्ट्स होते हैं। इट इज़ द स्टेट फंक्शन, ये वर्ड बार बार आएगा। जहाँ पर भी मैं स्टेट फंक्शन बोलूँ तो समझ जाना वहाँ पर वो इंटरनल एनर्जी और फाइनल एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है, स्टेट पे डिपेंड कर रहा है। डेल्टा यू इज इक्वल टू यू टू माइनस यू वन और यू पी माइनस यू आर, वेयर यू वन एंड यू टू आर द इनिशियल एंड फाइनल इंटरनल एनर्जी एंड यू पी एंड यू आर द इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स। दोनों की एनर्जी होती है, प्रोडक्ट्स की भी और रिएक्टेंट्स की, उनका डिफरेंस होता है ये। नेक्स्ट हेडिंग इज द एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन। सपोज करो ये हमारे पास कोई सिस्टम बना हुआ है और इसमें हमने एक पिस्टन लगाई हुई है, ये पी प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर और वो वॉल्यूम चेंज कर देता है। ये चेंज इन वॉल्यूम है डेल्टा वी, जो ये चेंज हो रहा है छोटा सा वॉल्यूम चेंज है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा वी। देयरफॉर डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है फिर माइनस पी डेल्टा वी। ये एक्सप्रेशन है। वर्क डन ऑन द सिस्टम है, ये नेगेटिव होता है। बाय द ऑन द सिस्टम है इसलिए ये पॉजिटिव होता है और बाय द सिस्टम होता है तो नेगेटिव, क्योंकि डेल्टा वी का वॉल्यूम ध्यान से देखो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो वर्क का सेकंड साइन तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए माइनस साइन हमने एक एक्स्ट्रा प्लेस किया हुआ है ताकि पता चल जाए और ये वर्क पॉजिटिव हो जाए, बिकॉज डेल्टा वी विल बी नेगेटिव इन दिस केस। एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन फॉर आइसोथर्मल एंड रिवर्सेबल प्रोसेस। आइसोथर्मल और रिवर्सेबल के लिए क्या होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस 2.303 एनआरटी लॉग वी टू अपॉन वी वन। वैसे ज़्यादा सिलेबस में डेप्थ में नहीं है, हल्के हल्के से फॉर्मूले ही है, ये वाला भी ऊपर वाला डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी भी और ये भी। सपोज करो कोई भी सिस्टम था, उसका इनिशियल वॉल्यूम आपको पता है, फाइनल वॉल्यूम आपको पता है, चेंज हुआ है जो आप उसमें बता सकते हो कितना वर्क हुआ है, डब्ल्यू कितना है। सिमिलरली अब सपोज करो वॉल्यूम नहीं पता आपको, प्रेशर्स पता है, तो हमारे पास एक पिछले चैप्टर में एक फॉर्मूला था बॉयल्स लॉ, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो आप यहाँ से V2 अपॉन V1 फाइंड कर लो, P1 अपॉन P2 आएगा। सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इनटू द अबव इक्वेशन, ऊपर वाली में पुट कर दो, यू विल गेट W इज इक्वल टू माइनस 2.303 NRT लॉग P1 अपॉन P2। अब देखो मैंने दो यहाँ पर साइन कन्वेंशंस लिखे हैं। नंबर वन है आपका साइन ऑफ वर्क, इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम देन इट इज टेकन एज पॉजिटिव, इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम देन इट इज टेकन एज नेगेटिव। बाय द सिस्टम होता तो वहाँ पर वॉल्यूम होगा पॉजिटिव और टोटल डब्ल्यू आपका नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन ऑन द सिस्टम कर रहे हैं, डेल्टा वी आपका नेगेटिव था तो वर्क आपका पॉजिटिव आ जाता है। सिमिलरली साइन ऑफ हीट है, व्हेन हीट इज गिवन बाय द सिस्टम, यदि हीट आपका बाय द सिस्टम दी जाए टू द सराउंडिंग देन इट इज टेकन एज नेगेटिव, तो क्यू को हम नेगेटिव बोलते हैं। यदि कोई सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है तो सराउंडिंग को दे रहा है तो वो नेगेटिव होता है। व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, यदि कोई सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है बाय फ्रॉम द सराउंडिंग तो इसको हम पॉजिटिव लेते हैं, देन क्यू विल बी टेकन एज पॉजिटिव। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसमें बहुत सारा आपके बारे में थर्मोडायनेमिक्स का सारा इंट्रोडक्शन है, इसको आप अच्छे से कर सकते हैं। और उसके बाद जो भी आपको क्वेरी हो कोई मुझसे आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट करके बताइएगा मुझे वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके हम मुझसे पूछ भी सकते हैं। मैं आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए इसको, और मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। मैंने बहुत सारे लेक्चर्स पिछले प्रीवियस चैप्टर्स के भी बनाए हुए हैं, जो भी आपको देखना हो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें से आप देख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे, ऑल द बेस्ट।